इजराइल और गजा के बीच एक और मुआहदे की कोशिश जारी है। जंगबंदी के लिए कतर ने इजराइल के सामने 3 फेज की तजवीज पेश की है। कतर के साथ साथ नेतन्याहू पर जंग रोकने के लिए हर तरह से दबाव जारी है और नेतन्याहू ने कतर की तरफ से इस तजवीज की मुखालिफत नहीं की, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि हम जंग का दौर जारी रखेंगे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि नेतन्याहू घबराए हुए हैं और कतर की तरफ से पेश की गई तजवीज पर झुकते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नेतन्याहू की बौखलाहट इतनी बढ़ चुकी है कि उन्हें बार बार मीडिया के सामने आकर बयान देना पड़ रहा है। एक वीडियो पैगाम के जरिए नेतन्याहू ने कहा, ज़्यादा कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाने की कोशिशों के बारे में मीडिया में बहुत तशहीर है, इसलिए मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि हम अपने कैदियों को रिहा करने का एक और तरीका खोजने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर जोर नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास रेड पॉइंट्स हैं जिनमें हम शामिल होंगे। जंग ख़त्म नहीं करेंगे, गजा पट्टी से फ़ौज को वापस नहीं बुलाएंगे और हम हज़ारों दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। हम अपने कैदियों को रिहा करने और जंग के दीगर हदफ को हासिल करने के लिए हर वक्त काम कर रहे हैं। हम सभी 3 हदफ को एक साथ हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं और हम उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ तो मीडिया के सामने आकर नेतन्याहू ऐसी बयानबाजी करते हैं कि वो जंग जारी रखेंगे, वहीं दूसरी जानिब कतर की सालिसी में होने जा रही जंगबंदी की डील पर बात करते हैं तो साफ जाहिर होता है कि वो हमास के आगे घुटने टेक चुके हैं। आपको बता दें कि जंगबंदी से जुड़ी ये डील 3 फेज में होगी। पहले फेज में जंगबंदी और कैदी बनाए गए बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों की रिहाई शामिल होगी। गजा में खाने, पानी और दवाइयां पहुंचाना दोबारा शुरू किया जाएगा। दूसरे फेज में खवातीन इजरायली फौजियों की रिहाई और गजा में इमदादी तकसीम और यूटिलिटी सर्विसेज की बहाली में इजाफा किया जाएगा। तीसरे फेज में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में इजरायली फौजियों की लाशों को रिहा किया जाएगा। कतर की तरफ से पेश की गई इस तजवीज पर नेतन्याहू कहीं न कहीं झुकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक इस तजवीज की मुखालिफत नहीं की। इस तजवीज को मानने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा भी चारा नहीं, क्योंकि उन पर न सिर्फ कतर का बल्कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का भी प्रेशर है। इसके अलावा आपको बता दें कि कैदियों के घर वालों से नेतन्याहू ने बुध की रात मुलाकात की। उन्होंने उनसे कहा कि इजरायली हुकूमत संजीदा कदम उठा रही है, लेकिन वो इसे गुप्त तरीके से कर रही हैं ताकि उन्हें और ज्यादा कामयाबी मिल सके। पीएम नेतन्याहू ने आगे कहा कि इजराइल इस सौदे के हिस्से में बड़ी रियायतें नहीं देगा। नेतन्याहू की तरफ से इस बात को बार बार दोहराना और परिवारों से मिलना ये दिखाता है कि वो हर जानिब से जबरदस्त दबाव में हैं। नेतन्याहू पर कई तरह से बहुत दबाव मुसलसल जारी है। इजरायली आवाम भी उनके खिलाफ जगह जगह एहतजाज कर रही है। नेतन्याहू पर इजराइल के सबसे बड़े इत्तिहादी अमेरिका का दबाव भी है, जो कहते हैं कि इजराइल पर अलग से इस जंग को लेकर मुकदमा चलाने की जरूरत है। अमेरिका के साथ नेतन्याहू पर वॉर कैबिनेट के इत्तेहाद और यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टियों का भी दबाव है। वहीं कतर समेत खलीजी मुल्कों का भी दबाव है, जो जंगबंदी की सालिसी कर रहा है। नेतन्याहू पर उनकी अपनी हुकूमत से राइट विंग के मेंबरों ने भी एतराज जताया है, जिनका कहना है कि अगर नेतन्याहू कोई ऐसा समझौता करते हैं जो उनके हक में नहीं है और इजराइल के लिए बुरा है, तो वो हुकूमत छोड़ देंगे। तो इन तमाम बातों से नेतन्याहू जबरदस्त परेशानी के आलम में हैं और कतर हमास के आगे झुकते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने बयानों के जरिए दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो एक मजबूत नेता हैं। 30 साल पहले बंद कर दी गई रिवायत को फिर से शुरू करने की इजाजत देने वाली अदालत के आदेश के बाद मध्या ने शुक्र की सुबह वाराणसी के ज्ञानवापी अहाते में जमा होकर पूजा पाठ की, तो वहीं ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की मिली इजाजत के फैसले से नाखुश मुस्लिम पार्टी ने आज वाराणसी में अपने कारोबार और दुकानों को बंद रखा। साथ ही कोर्ट के फैसले पर कई सवाली निशान खड़े किए हैं। दरअसल बुध को वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी, जिसके बाद से कानून और निजाम को बनाए रखने के लिए अहाते के आसपास हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए। हिफाजती निजामों के बीच हिंदू अकीदतमंदों ने जुमे के दूसरे दिन भी ज्ञानवापी अहाते में पूजा अर्चना की। वाराणसी की एक अदालत के जरिए बुध को तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने के बाद आधी रात में आरती और पूजा की गई। इस दौरान ज्ञानवापी के आसपास हिफाजत बढ़ा दी गई, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मुसलमानों से जुम्मे को अपनी दुकानें और काम बंद रखने, अपने अपने शहरों और इलाकों में जुमा नमाज अदा करने की अपील की थी।
बताते चले कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पूजा से नाखुश मुस्लिम पार्टी ने आज वाराणसी में बंद का ऐलान किया और इसी के मद्देनजर देखा गया कि वहां सभी मुसलमानों की दुकानें बंद थीं। वहीं मुस्लिम पार्टी इस हुक्म से नाराज है। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद ऑफिस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीडरान ने ज्ञानवापी केस में आए वाराणसी कोर्ट के फैसले की सख्त मजम्मत की। मुस्लिम लीडरान की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये आपस में बंटवारा करने की कोशिश है। फैसले से देश के 25 करोड़ मुसलमानों को झटका लगा है। वहीं इस मसले पर जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में कहा कि हमने 1951 में बने कानून पर भी एतराज नहीं जताया था कि इस कानून से बाबरी मस्जिद को क्यों हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा, जहां बाबरी मस्जिद है वहां राम जन्मभूमि नहीं है। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद साफ होता है कि ऐसा किसी भी मस्जिद के साथ हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कानून की किताबों को आग लगा दो। अगर यही चलता रहा तो किसी भी मजहब को फैसला नहीं मिलेगा। मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में आगे कहा कि कोर्ट का काम आस्था पर फैसला करना नहीं है, बल्कि दलीलों के हिसाब से इंसाफ करना है। ऐसे फैसले से मुल्क में आपसी दूरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 1951 का कानून अहम कानून है। इस कानून की मदद से हम झगड़े बंद कर सकते हैं। इंसाफ का एक ही पैमाना होना चाहिए। अगर इससे भरोसा लोगों का उठ जाए तो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सच्चाई सबके सामने लाएंगे। केरल में कालीकट बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से हज उड़ान के किरायों में इजाफे के कदम के खिलाफ मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया। बुध के रोज केरल में जहां मुस्लिम यूथ लीग ने मार्च निकाला और कारीपुर में एहतजाजी मुजाहिरा किया, वहीं गुज़िश्ता रोज केरल मुस्लिम जमात ने भी हज के किराए में इजाफे को लेकर एहतजाजी मार्च निकाला। सफेद लिबास पहने हुए सैकड़ों इस्लामी उलेमा केरल मुस्लिम जमात के मार्च में शामिल हुए, जो कोलाथुर जंक्शन से सैयद सराफुद्दीन जमाल उल लैली के दुआ से शुरू हुआ। पुलिस ने इस मार्च को एयरपोर्ट गेट पर रोक दिया। मार्च का इफ्तिताह करते हुए केरल मुस्लिम जमात के रियासती सेक्रेटरी एन अली अब्दुल्ला ने आगाह किया कि अगर अफसरान ने कालीकट एयरपोर्ट को नजरअंदाज करने से बाज ना आए तो तंजीम एहतजाजी मुजाहिरे को तेज कर देगी। इस मामले पर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि हम छोटे हवाई जहाजों को चलाने के नाम पर बढ़ाए गए किराए के एक हिस्से को कम करने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम कोची, करीपुर और कन्नूर से हवाई किराए में बराबरी की मांग कर रहे हैं। कारीपुर से बिना किसी देरी के बड़ी उड़ानें चलाने की कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली बेंच ने जुमेरात को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे के मौजू पर अपना फैसला महफूज रख लिया। कोर्ट जल्द ही इस मामले पर फैसला सुना सकती है। बता दें कि CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मरकज की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर कानूनी अफसर और एडवोकेट राजीव धवन कपिल सिब्बल की तरफ से दी गई दलीलें सुनी। साल 2006 में दिए फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने AMU को अक़लियती इदारा मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले को 2 फरवरी 2019 को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया था। मालूमात के लिए बता दें कि साल 1981 में भी ठीक इसी तरह का मामला आया था, जिसकी बिना पर यूनिवर्सिटी को अक़लियती दर्जा दिया गया, क्योंकि 1967 के अजीज बादशाह मामले में 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा था कि AMU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते अक़लियती इदारा होने का दावा नहीं कर सकता। ताहम 1981 में AMU तालीमी एक्ट के तहत इस इदारे को अक़लियती का दर्जा दोबारा मिल गया था। वहीं साल 2006 के जनवरी महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को कैंसिल कर दिया जिसके जरिए यूनिवर्सिटी को अक़लियती का दर्जा दिया गया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने इस फैसले के खिलाफ अलग से एक PIL दायर की। सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने जुबानी तौर पे कहा कि किसी तालीमी इदारे को सिर्फ इसलिए अक़लियती दर्जे से महरूम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मरकज या रियासती हुकूमत के जरिए रेगुलेटेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आज एक मुंजिम रियासत में कुछ भी पूरा नहीं है सिर्फ इसलिए कि इंतजामिया का हक एक कानून के जरिए रेगुलेटेड है। इदारे के अक़लियती कैरेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी ED के सामने आज भी पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने ED के 5वें नोटिस को भी ठुकरा दिया है। 5वें नोटिस पर भी ED के सामने पेश न होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि ED की तरफ से भेजा गया ये नोटिस गैर कानूनी है और किसी भी गैर कानूनी नोटिस पर केजरीवाल पेश नहीं होंगे। ED के नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने इल्जाम को दोहराते हुए कहा कि ये नोटिस कानूनी तौर पर सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल केवल कानूनी नोटिस का ही सामना करेंगे।
आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि मरकजी हुकूमत का मकसद सिर्फ केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। मरकजी हुकूमत केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिल्ली की हुकूमत को गिराना चाहते हैं और हम ये कतई नहीं होने देंगे। बताते चले अरविंद केजरीवाल पिछले साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी और 18 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए जारी नोटिस को टाल चुके हैं। 3 महीने के अंदर केजरीवाल को ये ईडी का 5वां नोटिस है। ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल मुलजिम नहीं है तो फिर नोटिस और गिरफ्तारी क्यों? करप्ट नेता बीजेपी में चले जाते हैं और उनके मामले बंद हो जाते हैं। आपने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि हमने कोई बदउनवानी नहीं की है, हमारा कोई भी नेता बीजेपी में शामिल नहीं होगा। दिल्ली की सड़कों पर आज आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान उतरे। दोनों एक दूसरे के दफ्तर के बाहर जबरदस्त एहतजाज करते नजर आए। बता दें कि दोनों ही पार्टियों ने इस प्रोटेस्ट की इजाजत दिल्ली पुलिस से मांगी थी, लेकिन पुलिस ने किसी को भी इसकी परमिशन नहीं दी। इसके बावजूद दोनों ही पार्टियों के कारकुनान सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते नजर आए। वहीं इस प्रोटेस्ट के दौरान कारकुनान को खिताब करते हुए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर चंडीगढ़ मेयर चुनावों में गड़बड़ी का इल्जाम लगाया है। एक तरफा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी कारकुनान मरकजी सरकार और बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। वहीं बीजेपी का इल्जाम है कि दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का अहम किरदार है और वो इसी वजह से ईडी के जरिए बार बार बुलाए जाने के बाद भी पेश नहीं हो रहे। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के कारकुनान सड़कों पर उतरे हुए हैं। दोनों पार्टियों के कारकुनान के इस प्रोटेस्ट की वजह से सेंट्रल दिल्ली की कई सड़कें जाम हो गई, जिस वजह से आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी चुनाव गड़बड़ करके जीतती है, बीजेपी चुनाव वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेराफेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है। हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पड़वाती है, ऐसे सुनते थे, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। उत्तराखंड जल्द ही मुल्क की ऐसी पहली रियासत बन जाएगा जो अपने यहाँ यूसीसी लागू करेगी। आज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में 5 लोगों की यूसीसी कमेटी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का मसौदा सौंपा। सीएम पुष्कर सिंह धामी को ये रिपोर्ट करीब 20 महीने के बाद मिली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बनाने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में क्या बदलाव होंगे, ये खुलासा तब होगा जब इसे 6 फरवरी को असेंबली के मेज पर पेश किया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस ड्राफ्ट को सबसे ज्यादा तवज्जो खवातीन के बराबर के हुकूक को लेकर दिया गया हो सकता है। जरायों की माने तो शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, जायदाद में खवातीन का हक, जायदाद की तकसीम, बच्चा गोद लेने से लेकर वालिदैन की हिफाजत जैसे मसाइल इस कानून में दफात किए जा सकते हैं। उत्तराखंड हुकूमत का दावा है कि उन्होंने अपने इंतखाबी मैनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा करने और रियासत के वोटरों के जनमत की इज्जत करने के लिए ही ये कानून बनाया है। देखिए, अभी तो ड्राफ्ट किसी के सामने आया ही नहीं है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसमें क्या हो रहा है। ड्राफ्ट तो मुझे मिला है और अभी उस ड्राफ्ट का अध्ययन होगा, उसके बाद उसको लागू करेंगे और चुनाव अपनी जगह पर है। ये तो हमारा इस विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की जनता के साथ जो हमने वायदा किया था, जो हमने संकल्प किया था, उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, सरकार में आने का मौका दिया है, हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। झारखंड के साबिक सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक दिन में उन्हें डबल झटका लगा है। बता दें कि एक दिन की अदालती हिरासत के बाद अदालत ने अब हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है। अब जांच एजेंसी जमीन घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सीएम से पूछताछ करेगी। हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। आज सुनवाई में कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड सोरेन की ईडी को दे दी है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई की मांग वाली हेमंत सोरेन की दरख्वास्त पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सोरेन को पहले हाईकोर्ट जाने को कहा है। बताते चले कि हेमंत सोरेन ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि इस केस में उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी, मनमानी और बुनियादी हुकूक का हनन करने वाली है। उन्हें गैरकानूनी तरीके से राजभवन से हिरासत में लिया गया है। ईडी की कार्रवाई सियासत पर मबनी है। मरकजी हुकूमत के इशारे पर एक जमहूरी तरीके से चुनी हुई हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के मकसद से ये कार्रवाई की गई है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नायब सदर चंपई सोरेन ने आज राजभवन में वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया है।
2 दिन पहले ही हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद चंपई को एमएलए दल का नया नेता चुना गया था। जानी मानी अदाकारा और मॉडल पूनम पांडे का एक जानलेवा बीमारी के चलते इंतकाल हो गया है। इस खबर की तस्दीक उनके सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके दी गई है। बता दें कि पूनम पांडे के इंस्टाग्राम हैंडल पर आज सुबह एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसे देखकर फैंस परेशान हो गए। इस पोस्ट में लिखा है कि पूनम की मौत हो गई है। उनका इंतकाल सर्वाइकल कैंसर से हुआ है। पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो पोस्ट शेयर किया गया है, उसमें लिखा है कि आज की सुबह हमारे लिए मुश्किल है। आपको ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि हमने सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी प्यारी पूनम को खो दिया है। जो लोग भी उनसे कांटेक्ट में रहे वो उनसे प्यार से मिली। अफसोस की इस घड़ी में हम प्राइवेसी की दरख्वास्त करेंगे और हमारे साथ शेयर की गई हर बात के लिए उन्हें प्यार से याद करते हैं। वहीं जब से ये खबर सामने आई है तब से उनके मदह के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कोई इसे झूठा बता रहा है तो कोई उनकी मौत पर अफसोस जता रहा है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।